चलिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड मेरा क्वेश्चन है, द पेशेंट हैज़ द डायग्नोसिस इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड द हाई पल्मोनरी वेज प्रेशर जो PCWB है वो बढ़ा हुआ है। द फिजिशियन ने ऑर्डर किया है डोपामिन इंजेक्शन टू इम्प्रूव द वेंट्रिकुलर फंक्शन। वेंट्रिकुलर फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर ने जो है वो इंजेक्शन ऑर्डर किया है, कौन सा, हमें डोपामिन। ठीक है, तो द नर्स विल नो द मेडिकेशन इज़ वर्किंग इफ़ द पेशेंट इज़, मतलब नर्स को कैसा पता चलेगा कि मेडिसिन वर्क कर रही है। मेडिसिन अगर वर्क कर रही है तो मतलब ये नीचे जो पैरामीटर दे रखे हैं इनमें से किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है हमें। तो ऑप्शन है ब्लड प्रेशर इंक्रीज, या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज, या फिर कार्डिक इंडेक्स फेल, या फिर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज रेज। तो यहाँ पे जो डोपामिन का काम होता है वो क्या है, पहली बात तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है और पॉजिटिव कोनोट्रोपिक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो जिसकी वजह से हमारा जो बीपी है वो बढ़ जाएगा। हमारा बीपी अल्टीमेटली जो डोपामिन का काम है वो बढ़ाना है बीपी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ना तो आंसर जाएगा बीपी डिक्रीज नहीं होगा, ना ही पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंक्रीज भी नहीं होगा, ना कार्डिक इंडेक्स फेल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन जैसे कि ये देखो है, डोपामिन कैसे एक्ट करता है, तो डोपामिन एक्ट ऑन द मायोकार्डियम, और द पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करना, और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब होता है कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर हाई डोज ऑफ द डोपामिन अगर हमें मतलब 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से ज़्यादा अगर दे दिया तो क्या होगा, ये अल्फा रिसेप्टर इन द ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो इंक्रीज द टोटल पेरेंटल रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से विच इंक्रीज द रिस्टोर ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड द कार्डिक शॉक। और और हम जो डोपामिन को हम यूज कहाँ करते हैं, तो कार्डिक शॉक में या सेप्टिक शॉक में हम यूज़ करते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं, कि हाइपोटेंशन ना हो, हाइपोटेंशन मतलब बीपी को इंक्रीज कर सकें, इसके लिए हम करते हैं। अल्टीमेटली डोपामिन का काम होता है बीपी को बढ़ाना, यानी कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करना, हार्ट की कहते ना हार्ट रेट को इंक्रीज करना, यानी सिस्टमेटिक जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करेगा तो बीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, डोपामिन डज नॉट कोज द टेकिकार्डिया। डोपामिन कभी भी टेकिकार्डिया नहीं करता, बिकॉज इट मेजरली एक्ट ऑन द मसल्स टिश्यू मोर देन द नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू से ज़्यादा किस पे काम करता है, मसल्स पे काम करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। तो ये हमें डिवाइस का पता करना है, ये जो डिवाइस है वो क्या है। तो इसको हम गुडल्स एयरवे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुडल्स एयरवे भी बोलते हैं, और इसको हम ओरोफेरिंजियल एयरवे भी बोलते हैं। यानी इसका नाम OPA भी है और इसका नाम गुडल्स एयरवे भी है। क्या है, गुडल्स एयरवे। ठीक है, और ये गुडल्स एयरवे हम किस में यूज़ करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़ करते हैं। तो जैसे ये देखो नीचे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, नेजोफेरिंजियल एयरवे नहीं है, गुडल्स एयरवे है, या OPA है, सही बात है। ट्रेकियल एयरवे है, नहीं है। लैरिंजियल एयरवे भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये इसके एक्सप्लेनेशन से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो गुडल्स एयरवे यानी OPA यूज टू मेंटेन द पेशेंट एयरवे, और कब हम यूज करते हैं, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो। ठीक है, आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंजियल एयरवे, और प्रिवेंट द टंग फॉल। ये हमें मतलब एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन होने से बचाता है, प्रिवेंट टंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग एयरवे। और कॉन्ट्रा इंडिकेट किस में होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है तुम्हारा कॉन्शियस पेशेंट में ड्यू टू द रिस्क ऑफ द गैग रिफ्लेक्स और लैरिंजोस्पाज्म होने के रिस्क होता है, इसकी वजह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, मतलब कॉन्शियस पेशेंट में और सेमी कॉन्शियस वाले पेशेंट में। ठीक है,
इसलिए हम जो ओरोफेरिंजियल एयरवे है उसको केवल हम किस में यूज करते हैं, हम उसको केवल अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेजोफेरिंजियल एयरवे की। तो नेजोफेरिंजियल जो एयरवे होता है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पेशेंटों में यूज करते हैं, ठीक है। ये जो पेशेंट विद द इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स, और ये पेशेंट का यहाँ पे जो गैग रिफ्लेक्स है वो इंटैक्ट होगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंसर्टेड थ्रू द नोज, और इसको हम नोज के थ्रू डालते हैं, लेकिन ये इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर बेसिलार स्कल फ्रैक्चर होगा तो हम उसमें ये और कहते हैं ना एनपीए और हम नेजोफेरिंजियल एयरवे या फिर हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट नहीं करते हैं। ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, याद रखना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो जो हम एनपीए यूज़ करते हैं, इंसर्टेड थ्रू द नोज और बेटर टोलरेट देन द ओपीए, ये ओपीए से ज़्यादा मतलब टोलरेट कर सकता है पेशेंट इसको। यूजफुल व्हेन द ओपीए इज़ नॉट टोलरेट और द कॉन्ट्राइंडिकेट, ये वहाँ पे तुम्हारा जो ये एनपीए है वहाँ पे यूज़फुल है जहाँ पे ओपीए कॉन्ट्राइंडिकेट है या टोलरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आगे क्या है, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द अनीमिया मोस्ट कॉमनली सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी ऐसा कौन सा अनीमिया है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। तो सिकल सेल अनीमिया या फिजियोलॉजिकल अनीमिया या कोलिज अनीमिया या फिर हीमोलाइटिक अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया नहीं देखने को मिलेगा, कोलिज अनीमिया भी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल अनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब अनीमिया की बात कर लेते हैं, प्रेगनेंसी में अनीमिया। हाँ, तो एज पर द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इनकाद हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इतना याद होगा ही आपको भी। तो ये जो एज पर WHO जो अनीमिया है वो प्रेगनेंसी में कब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कब हम मानेंगे कि वो पेशेंट को अनीमिया है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में कब मानेंगे कि अनीमिया पेशेंट को है, थर्ड ट्राइमेस्टर में कब मानेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेस देन अगर 11 ग्राम पर DL से कम है तो हम उसको एनीमिया मानते हैं, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में बात करें तो लेस देन 10.5 ग्राम पर DL से कम है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लेस देन 10.5 ग्राम पर DL से कम या फिर 11 ग्राम पर DL। तो एग्जैक्ट तुम्हें याद रखना है, लेस देन 11 ग्राम पर DL अगर है तो उसको हम अनीमिया बोलेंगे प्रेगनेंसी में, ठीक है। इन द अगर पोस्टपार्टम की बात करें तो लेस देन 10, यानी लेस देन अगर 10 अगर ग्राम पर DL है तब भी हम उसमें क्या बोलेंगे, अगर पोस्टपार्टम की बात करेंगे तो अनीमिया बोलेंगे। एज पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सीवियरिटी ऑफ द अनीमिया इन द प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज माइल्ड, और हम इसको कैटेगरी हमने मतलब जो WHO ने डिफाइन कर रखा है। तो अगर माइल्ड की बात करूं तो माइल्ड को कब बोलेंगे हम, माइल्ड अनीमिया कब है, तो लेस देन 11 ग्राम पर DL है तो वो माइल्ड अनीमिया है, और 7 से अगर 11 ग्राम पर DL है, 7 से अगर 11 ग्राम पर DL है तो उसको हम मॉडरेट के अकॉर्डिंग बोलेंगे, मॉडरेट अनीमिया है, और लेस देन अगर 7 है तो उसको बोलेंगे सीवियर अनीमिया है, ठीक है। यहाँ तक जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। माइल्ड और अब्सेंस अनीमिया हम किसको बोलेंगे, जब लेस देन 11 ग्राम पर DL है, और मॉडरेट कब बोलेंगे, जब 7 to 11 ग्राम पर DL है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आगे हम सीवियर हम कब बोलेंगे वो बात करेंगे, ठीक है। तो ये है मेरे पास, ठीक है। तो सीवियर अनीमिया कब बोलेंगे, लेस देन 7 ग्राम पर DL है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा अर्जेंट मेडिकेशन का और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है। जैसे फिजियोलॉजिकल अनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो क्या होगा फिजियोलॉजिकल अनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द अनीमिया इन प्रेगनेंसी इज जो है वो फिजियोलॉजिकल अनीमिया है, नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। और ये कोई पैथोलॉजिकल या फिर कोई एबनॉर्मल मतलब जो है ये फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। तो ड्यूरिंग दी नॉर्मल प्रेगनेंसी तो प्लाज्मा वॉल्यूम डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज क्या करता है, 40 to 50% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर रिलेटिवली बात करें RBC तो 20 to 30% RBC इंक्रीज हो जाता है। HB का वैल्यू लेस देन 11 ग्राम पर DL, और
और SCT का वैल्यू यानी हेमाटोक्रिट का वैल्यू लेस देन 33 हो जाता है। जबकि 1 यूनिट PRBC अगर मैं देता हूँ, अगर मैं 1 यूनिट PRBC का ट्रांसफ्यूज़न करता हूँ तो कितना HB इंक्रीज होता है, कितना तुम्हारा SCT इंक्रीज होता है, तो वो बात करते हैं। अगर HB की बात करूँ तो 1 ग्राम अगर 1 यूनिट अगर दूंगा तो 1 ग्राम HB इंक्रीज होगा और SCT कितना इंक्रीज होगा, तो वो 3% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लेस देन ये तो बता ही दिया। और विच रिजल्ट इन द अगर ये तुम्हारा ऊपर का सब कुछ अगर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डायल्यूशनल एनीमिया हो जाएगा। और रेड सेल मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, ये नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक देखने को मिलेगा। द टर्म एज द फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन द प्रेगनेंसी, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, ये कोई पैथोलॉजिकल एनीमिया नहीं है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो पैथोलॉजिकल कोज है ऑफ द अनीमिया ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो मोस्ट कॉमन जो पैथोलॉजिकल अनीमिया है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने की वजह से होता है। तो RBC का मॉर्फोलॉजी क्या होगा, इसमें माइक्रोसाइटिक हाइप्रोक्रोमिक या फिर नॉर्मोक्रोमिक भी देखने को मिलेगा इन अर्ली कंडीशन में। ठीक है, और लो MCB यानी लो MCB और लो MCHB और लो फेरिटिन देखने को मिलेगा। ठीक है, और HB का वैल्यू लेस देन 11 ग्राम पर DL और SCT का वैल्यू लेस देन 33% होगा। रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट ऑफ द डाइट्री इंटेक, यहाँ पे पेशेंट ने जो है वो प्रॉपर मात्रा में अपना डाइट्री इंटेक नहीं लिया है। और ब्लड लॉस ऑफ द मोस्ट कॉमन होता है और द प्रीवियस प्रेगनेंसी में, और इंक्रीज द डिमांड ऑफ द आयरन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये इसकी वजह से किसकी वजह से होता है, या तो इंक्रीज हो गई है डिमांड ऑफ द आयरन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इम्पेयर्ड हो गया आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट्स। और ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि जो अभी लास्ट नोटसेटी हुआ है 10 का प्री जो हुआ था उसमें पूछा था कि जो हमारा गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो या फिर लोअर जो स्पिंक्चर है, हमारा जो ये इसोफेगस का जो लोअर स्पिंक्चर है वो लूज क्यों हो जाते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है ड्यूरिंग, ठीक है, प्रेगनेंसी। याद रखना ये चीज़ पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देख के बताना है कि ये जो है इन द आइडेंटिफाई द डिवाइस। ठीक है, ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो डिवाइस दे रखी है आपको, ये पता करके बताना है कि कौन सी डिवाइस है। तो ये नेजोफेरेंजियल एयरवे है, या ह्यूमिडिफायर है, या फिर हाँ, तो ये आपने देख लिया होगा। तो या तो ये नेजोफेरेंजियल एयरवे नहीं है, और ये ना ट्रैकियल एयरवे है, ना ये HME फिल्टर है, और ये है ह्यूमिडिफायर। इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफायर। ठीक है, और ये ह्यूमिडिफायर काम क्या करता है ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नीचे तो ए ह्यूमिडिफायर इन द रेस्पिरेटरी थेरेपी इज़ यूज टू ऐड द मॉइस्चर टू इनहेल एयर और ऑक्सीजन, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट हु रिसीविंग द ड्राई गैसेज फ्रॉम द ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, और द प्रिवेंट क्या करता है, ये प्रिवेंट द ड्राइंग द म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि हम ऑक्सीजन को हम ह्यूमिडिफाइड ही क्यों देते हैं, तो टू प्रिवेंट और इरिटेट द म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर नेजल म्यूकोसा एंड मेंटेन द म्यूसिलरी फंक्शन और एयरवे। इसके लिए हम उसको ह्यूमिडिफाइड करके ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को। ठीक है, और ऑफ्टन ये लिखा हुआ है अटैच टू द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम लाइक द नेजल कैनुला और द फेस मास्क, हम इस पर अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ द ICD इज एसोसिएटेड विद द सीजोफ्रेनिया। तो F20 से लेकर के F29, या फिर F40 से लेकर F49, या F0 से लेकर के F09, या F30 से F39। तो ये सीजोफ्रेनिया है, तो सीजोफ्रेनिया F20 से F29 तक जाता है। इसकी ये वैसे तो अभी ICD 11 आ गया है, या ICD 10 चेंज हो गया है। ठीक है,
तो ICD 10 के कुछ हम बातें कर लेते हैं। तो F0 to F09 से क्या होगा, तो ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिजॉर्डर, ठीक है, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक एंड द मेंटल डिजॉर्डर। F10 to F19 क्या होगा, तो मेंटल एंड द बिहेवियल डिजॉर्डर ड्यू टू द साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज। F20 to F29 क्या होगा, सीजोफ्रेनिया और सीजोटिपिकल एंड द डिल्यूजन डिजॉर्डर। और F30 to F39 क्या होगा, तो ये मूड डिजॉर्डर पे डिपेंड करता है, ये मूड डिजॉर्डर आता है इसके अंदर। F40 to F49 में न्यूरोटिक या स्ट्रेस रिलेटेड एंड द सोमेटोफॉर्म डिजॉर्डर इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं, ठीक है, ये F50 to F59। हाँ, तो F50 to F59 यानी बिहेवियर सिंड्रोम और एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड द फिजिकल फैक्टर। F60 to F69 डिजॉर्डर ऑफ द adult personality and the behavior। F60 to F69 हमने बात कर लिया पर्सनालिटी डिजॉर्डर एंड द बिहेवियर डिजॉर्डर। और F70 to F79 तो ये होगा मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन में रिटार्डेशन को चेंज कर दिया, मेंटल इम्पायरमेंट बोल देते, ठीक है। F80 to F89 डिजॉर्डर ऑफ द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और F90 to F98 बिहेवियर एंड द इमोशनल डिजॉर्डर with the onset of the usually occurring childhood and the adolescent। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूगेन बुलर फॉर ए सिम्टम ऑफ द सीजोफ्रेनिया इंक्लूडिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब इसमें 4 सिम्टम में क्या नहीं है, तो ओटिज्म होता है, अफेक्ट डिस्टर्बेंस होता है, एनिडोनिया नहीं होता, एसोसिएटिव लूजनेस होता है। या मतलब जो 4 सिम्टम में आता है, एक तो ओटिज्म आता है, एक एम्बीवैलेंस आता है, एक अफेक्टिव अप्रोप्रिएट आता है, एक होता है तुम्हारा एसोसिएटिव लूजनेस आता है, ठीक है। तो ये 4 सिम्टम किसने दिया था, ये दिया था यूगेन बुलियर ने। और ये इसका जो फर्स्ट जो यूगेन बुलियर कॉइन द टर्म ऑफ द सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया का टर्म भी किसने दिया था, तो यूगेन बुलियर ने ही दिया था। एनेडोनिया का मतलब क्या होता है, प्रीवियस प्लेजरेबल मूवमेंट बट नाउ इज़ नॉट अ प्लेजरेबल, ठीक है। मतलब जो पहले चीज़ों में मज़ा आता था अब उसको मज़ा नहीं आ रहा, उसको एनहेडोनिया बोला जाता है। एम्बीवैलेंस का मतलब यही होता है कि मतलब एक किन्हीं 2 चीज़ों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट, मैं ये करूँ या वो करूँ, मतलब ये ठीक भी है और ये गलत भी है, ठीक है। तो ये ऑटिज्म हो गया, ये एम्बीवैलेंस हो गया, ये अफेक्टिंग अप्रोप्रिएट हो गया और एसोसिएटिव लूजनेस हो गया, ठीक है। ये होता है तुम्हारा 4 सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैनवर डैट इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग इमेज। तो ये कौन सा जो मैनवर है वो दिखाया जा रहा है, तो ये हैमिल्स मैनवर है। वैसे तो आप ऑप्शन देख लो, हैमिल्स मैनवर है, ये करेक्ट है। हेड टिल्ट लिफ्ट मैनवर ये है नहीं, वो भी हमें एयरवे मैनेजमेंट के लिए करना होता है। ज़ावेनेली मैनवर तो ये होता ही नहीं, वो डिलीवरी में यूज़ करना होता है। रिडजन मैनवर भी डिलीवरी में यूज़ करना होता है, तो ये इसमें नहीं है, ठीक है। और ये बात करते हैं अगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये एम्स जोधपुर में भी पूछा था 2016 में। तो ये कौन सा है, तो ये डॉयंस रिट्रैक्टर है। जैसे कि हम अभी इसमें जैसे कि ये है, तो कस्को स्पेकुलम नहीं है, सिम्स स्पेकुलम भी नहीं है, एलिस फोर्सअप भी नहीं है, ये है डॉयंस रिट्रैक्टर। तो डॉयंस रिट्रैक्टर का काम क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। तो डॉयंस रिट्रैक्टर इज अ हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर यूज टू द पुल बैक सॉफ्ट टिश्यू एंड द वाइडन द सर्जिकल फील्ड। और दिस इज यूजफुल द लैप्रोटोमी, ये लैप्रोटोमीज में एंड द पेल्विक सर्जरी में यूज़ करा जाता है। और ये ओप्स एंड गायनी के प्रोसीजर में, जैसे कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी हो गई, सिजेरियन सेक्शन हो गया, उन सब में भी यूज़ किया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इससे आगे का हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मेहनत की जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन, या फिर कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।